पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस का सिलसिला है वो शुरू कैसे हुआ? पीआईए में सर्व किया तो मैंने सारी अपनी जिंदगी जो है ना वो एयरपोर्ट पर ही गुजारी। रिजर्वेशन बिल्डिंग है, उनके पीछे वॉशरूम में बहुत ज्यादा मसले मसाइल थे। लबूबू डॉल कस्ड है, वो कोई आम डॉल नहीं है, एक शैतानी डॉल है। दज्जाली फिरके की एक कॉन्स्पिरेसी है, एक चाल है, और वो हमेशा इस किस्म की चीजें जो है ना मार्केट में लाते हैं। किस कंट्री में सबसे ज्यादा हॉरर एक्सपीरियंस हुआ था आपके साथ? हॉरर एक्सपीरियंस हुआ मुझे ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि उसका यहाँ तक तो वो नकाब लगाती थी, आंखें उसकी खुली होती थी। जब उसने उसकी आईज में देखा तो उसकी पलकें भी नहीं झपक रही थी। क्या जिन्नात मदद करते हैं? जिन्नात शरारतें करते हैं, नुकसानात पहुंचाते हैं? अपने बेड से पूरा का पूरा स्ट्रेट ऐसे उठ के ना हवा में फ्लोट करता था, फिर वो नीचे बेड पर जोर से गिरता था जैसे ऊपर से किसी ने छोड़ दिया हो। पीआईए की सबसे हॉन्टेड स्टोरी आपकी नजर में कौन सी है? जैसे ही उसने पैरों की तरफ नजर डाली और शोल्डर पे हाथ रख के बोलती है कि हम आपसे मिलने आए, आप हमारे चेहरे की तरफ देखें, पैरों की तरफ क्या देख रहे हैं। किसी दूसरी सिटी या कंट्री का सफर करना हो तो इंसान एयरपोर्ट का रुख करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एयरपोर्ट पर कुछ खास किस्म के जिन्नात का भी बसेरा होता है? क्या सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाली लबूबू डॉल असल में एक शैतानी चाल है? और परफ्यूम की दुकानों पर जिन्नात कौन सी खास किस्म की खुशबू खरीदने आते हैं? ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट पे आने का, क्योंकि आपकी एयरपोर्ट की जो हॉन्टेड स्टोरीज है ना वो यूट्यूब पर लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मुझे ये बताइएगा कि 40 इयर्स तक आपने पीआईए में सर्व किया है, फिर 20 कंट्रीज को आपने विजिट भी किया है, बहुत सारी खौफनाक और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज है आपके पास। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये जो एयरपोर्ट पे हॉन्टेड स्टोरीज या पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस का सिलसिला है वो शुरू कैसे हुआ? मैंने पीआईए में मोर देन 40 ईयर्स सर्व किया, और जाहिर सी बात है पीआईए में सर्व किया तो मैंने सारी अपनी जिंदगी जो है ना वो एयरपोर्ट पर ही गुजारी। और एयरपोर्ट पे जिस वक्त जिन्ना टर्मिनल नहीं बना था, अच्छा, तो उस वक्त अगर जैसे कुछ एज्ड लोग होंगे वो जानते होंगे कि उस जगह पूरे के पूरे कीकर के जंगल थे और रेप्टाइल्स होते थे उस जंगल में, बेरी के दरख्त लगे हुए थे, और फ्रॉम टर्मिनल नंबर 1 और 2 टू मॉडल कॉलोनी रोड जो है पूरा का पूरा जंगल था। सही। बाद में उसको साफ कर करके फिर वो जिना टर्मिनल बन गया। 1 नंबर टर्मिनल के बाद 2 बना, फिर 3 बना, एंड देन फिर जिना टर्मिनल बन गया। मैंने 80 में ज्वाइन किया था पीआईए, और फिर मैं एज ए कार्गो टर्मिनल मैनेजर जो है ना वो वहाँ से रिटायर हुआ, और अब मैं अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, स्पूकी हॉन्टेड टेल्स उसका नाम है, और उसमें हम लोग कॉलर्स भी आते हैं, खुद भी नरेट करता हूँ। मैं शुरू करता हूँ एयरपोर्ट से। बिल्कुल ठीक। और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एयरपोर्ट की 1-2 इंसिडेंट आपको जो है ना सुनाऊँ कि क्या हुआ। बिल्कुल, सबसे पहला एक्सपीरियंस बताइएगा कि सबसे पहला एक्सपीरियंस एयरपोर्ट पे हॉन्टेड कौन सा हुआ था आपके साथ? लेट 80s में एयरपोर्ट पर एक वाकया पेश आया, और मैं उस वक्त शिफ्ट इंचार्ज था, और मेरी टेबल पर भी वीएचएफ रखा हुआ था। वीएचएफ जो है ना वो वॉकी टॉकी से कनेक्ट होता है, तो कंट्रोल टावर से आपको पता है कि पूरा एयरपोर्ट और रनवे नजर आ रहा होता है, तो कंट्रोल टावर से एक आवाज वीएचएफ पे गूंजती है कि रनवे खाली कराओ, कोई ऑब्जेक्ट जो है ना रनवे पे देखा जा रहा है। और फिर एकदम हलचल मच जाती है। सिविल एविएशन का फॉलो मी की गाड़ी और एक एम्बुलेंस वो सब रश करती हुई है रनवे की तरफ जाती हैं, और वो कंट्रोल टावर को रिप्लाई कर रही होती हैं कि यहां तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कंट्रोल टावर वाले नाराज होकर कहते हैं, क्योंकि वहां पर जाहिर सी बात है बाइनोकुलर्स लगी होती हैं बड़ी हाई पावर्स की, और उनको नजर आ रहा होता है पूरा रनवे। वो ये कहती है कि आपको कैसे नजर नहीं आ रहा? एक फैमिली है, एक मर्द है, एक औरत है, और इसके बीच में एक छोटा सा बच्चा है, और उन दोनों ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है, और वो इस तरीके से वॉक कर रहे हैं जैसे कोई फैमिली रात का खाना खाने के बाद वॉक करती है। अब आप मुझे बताएं, रनवे के लेफ्ट राइट कहीं भी दुनिया में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई घर नहीं होते, कोई बिल्डिंग नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही, सिवाय इसके कि ग्रीनरी लगा देते हैं। तो वो जो लोग थे वो कंट्रोल टावर को चीख चीख के बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमें कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, और कंट्रोल टावर वाला वीएचएफ पे चीख रहा है कि भाई वो ऑब्जेक्ट इस तरह का है कि फैमिली है,
और वो आपसे 100 मीटर आगे, आप चले आगे, अब वो फॉलो मी की गाड़ी जो है ना उसको फॉलो कर रही है, करते 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 वो फिर कंट्रोल वाला एकदम चीखता है, और यार तुम अंधे हो, तुमने उस फैमिली को कुचल दिया। फिर इसको खुद थोड़ा सा ख्याल आता है कंट्रोल टावर वाले को, बोला यार ऐसा भी नहीं कि इनको नजर नहीं आ रहा हूं और ये उसको कुचलते हुए गुजर गए। और जब वो फॉलो मी की गाड़ी उस फैमिली से आगे चली जाती है तो कंट्रोल टावर वाला फिर इन्हें कहता है कि भाई यू टर्न लो, वो तो तुम्हारे पीछे नजर आ रही है। फिर उसको खुद ध्यान में आता है कि यार ऐसा भी नहीं है कि ये उनको कुचलते हुए गुजर गए, और अगर कुचलते हुए गुजर गए तो ये मरे क्यों नहीं, ये तो एज इट इज टहल रहे हैं। खैर वो फॉलो मी वाला फिर यू टर्न लेता है, यू टर्न लेके देखता है तो वो बोल रहे हैं कि अब तुम्हें पीछे नजर आ रहे हैं। उसने बोला नहीं सर, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, रनवे तो खाली है, बिल्कुल कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये कन्वर्सेशन VHF पे मैम कम से कम 4-5 मिनट तक इसकी आवाजें आती रही, और VHF की रिकॉर्डिंग नेक्स्ट मॉर्निंग में हमारी डायरेक्टर्स की जो ब्रीफिंग मीटिंग होती है हेड ऑफिस में, उसमें वो पेश की जाती है, उसको वो सुनते हैं। कोई भी ऐसा वाकया होता है तो दैट टाइम कोई ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो इतना नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही प्रिंट मीडिया था, और ये चीज रिपोर्ट हुई बाकायदा अखबार में। और फिर वो दूसरे दिन जब वो मीडिया में मतलब वो ब्रीफिंग मीटिंग में डिस्कस हुआ तो उन्होंने इस केस को ख़त्म कर दिया कि भाई वो जो है ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, कैमरे में वो चीज़ कैप्चर नहीं हुई, वो कंट्रोल टावर को किस तरह से नजर आ रही थी। तो इस तरीके के बहुत सारे वाक़। फिर हमारी एक वो रिजर्वेशन बिल्डिंग है, उनके पीछे वॉशरूम में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे, तो वो चीज़ें बहुत सारी रिपोर्ट्स हुई और चैनल्स पे आके लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताए। एक कार्गो के टर्मिनल जो 2 था वो कार्गो में कन्वर्ट कर दिया था ICG में, इमीडिएट कार्गो डिलीवरी है, कोई ह्यूमन आइज आती हैं, कोई ब्लड सैंपल्स आते हैं, कोई डेड बॉडीज आती हैं, कोई न्यूज़पेपर आते हैं, तो वो 24 आवर्स वो उसकी डिलीवरी मतलब अरेंज करता है। 2 लड़कों की ड्यूटी थी, तो मैंने जो है ना उनको 2 लड़कों को वहां पर डिप्यूट किया हुआ था। रात का टाइम था, रात की शिफ्ट थी। अच्छा उसका थोड़ी सी लोकेशन में थोड़ी सी समझा दूं कि वो एक ऐसा एरिया है कि जिसमें आप सिर्फ अगर आपके पास PIA कार्ड हो तो आप उसमें एंटर नहीं हो सकते। सही। उसमें PIA के कार्ड के साथ साथ एक एप्रन कार्ड या लॉन्चेस का कार्ड, जिस कार्ड के थ्रू आप रनवे पे जा सकते हैं, एप्रन पे जा सकते हैं, लॉन्चेस में जा सकते हैं, वो जरूरी होता है। और कस्टम का काउंटर है, ASF का सिपाही खड़ा होता है, फौजी वहां पर, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का एक गार्ड खड़ा होता है, एंड देन PIA की सिक्योरिटी होती है अंदर, यानी कि 3 लेयर्स हैं सिक्योरिटी की। तो ये दोनों लड़के बैठे बात कर रहे थे, रात का कोई टाइम था, कोई इतना काम नहीं था, थोड़ा बहुत काम हुआ, निपटाने के बाद उन्होंने गपशप कर रहे थे। उसमें से एक लड़का इंटीग्रेट सिंध का था, तो उसकी खाला जो है ना वो पजेस्ट होती थी, वो बताता था कि उन पे जिन आ जाते हैं। ठीक है जनाब, ये दोनों डिस्कस कर रहे थे, तो वो दूसरा लड़का बोलता है, बोला यार हमने कभी जिन नहीं देखा, यार अपनी खाला से कहो कि हमें भी कभी जिन दिखा दे। सही। अब ये डिस्कस कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल नॉर्मल बातें कर रहे हैं दोस्ती में। 5 मिनट बाद ये बताता है कि एक लंबा सा शख्स वाइट शलवार कमीज, वो जो कड़क वाली कलर वाली होती है, वो पहने हुए, सांवला सा कलर, और वो घुसता चला आता है, कुर्सी खींचता है और बैठ जाता है। तो ये फौरन बोलते हैं, जी सर आपका कोई कार्गो आया है, कोई शिपमेंट है? बोला नहीं नहीं नहीं, कोई शिपमेंट नहीं। तो फिर बोला बस आपसे मिलने चले आए। अब ये दोनों घबराते हैं कि यार अब मेहमान भी है, तो वो कह रहा है कि कुर्सी खींच के खुद बैठ गया और आपसे मिलने चले आए, खौफनाक भी है। हाँ मतलब। तो इन्होंने बोला फिर आपकी क्या खिदमत करें, आप पानी पियेंगे, आपको चाय पिलाएं, कोई अगर काम है तो बताएं। बोला नहीं नहीं आप आराम से बैठे, बस हम इधर से गुजर रहे थे, आपने याद किया, हम चले आए। अब ये दोनों बड़े परेशान के, वो बेचारे को गैस को कह भी नहीं सकते कि भाई तुम उठ के जाओ, यहाँ पर तो अलाउ नहीं है। ये खामोश बैठे रहे 2-3 मिनट, लेकिन इनको एहसास हुआ कि कुछ दाल में कुछ काला है, मतलब ये नॉर्मल चीज नहीं है। लेकिन उसको क्या बोलते, नॉर्मल इंसान बैठा हुआ सामने कुर्सी पे। 5 मिनट वो बैठा, बोला अच्छा जी चलते हैं। इन्होंने हाथ मिलाया और वो बंदा उठ के चला गया।
ये वो जैसे ही उठ के गया ना, तो ये सिक्योरिटी वाले के पास गए, कस्टम वाले के पास और एएसएफ के सिपाही के पास। बोलते हैं यार तुमने बगैर कार्ड के किसी को अंदर आने दिया, ये कैसे मुमकिन है? गार्ड बोलते हैं भाई किसको अंदर आने दिया? बोला यार अभी 6 फीट का इतना बंदा यहाँ आया है, बैठा 5 मिनट बात की, फिर वापस गया यहीं से। वो बोले जनाब आपका दिमाग खराब हुआ है, ना कोई बंदा यहाँ से एंटर हुआ ना कोई यहाँ से एग्जिट हुआ। फिर वो दोनों मिलके कस्टम वाले सिपाही के पास गया, वो एएसएफ वाला भी शामिल हो गया, वो कस्टम का सिपाही बैठा था, पीआईए की सिक्योरिटी बैठी थी। उन तीनों ने जाके फिर उनसे पूछा, बोला यार आपने किसी बंदे को आके दिया? बोला नहीं यार कोई भी नहीं आया। अच्छा मैम ऐसा है कि वो जो टर्मिनल 2 है, अब वो क्योंकि कार्गो में शिफ्ट हो गया तो उसके सामने बिल्कुल पार्किंग है, और पार्किंग में वो रात को पार्किंग में गाड़ियां भी नहीं होती और कोई बिल्डिंग दूर दूर तक नहीं है। उन्होंने बोला अच्छा साहब अगर कोई यहां से बाहर गया है ना तो विद इन 10-15 सेकेंड कोई गायब तो नहीं हो जाएगा, चलें देखें बाहर कोई नजर आ रहा है। इन्होंने बाहर जाके खड़े होकर देखा, दूर दूर तक कोई बंदा नहीं। ये परेशान, ये आके बैठ गए। इन्होंने तो इनकी तो नींद उड़ गई, इन्होंने तो बोला रात भर मैंने सोना नहीं है। अब जब फजर की नमाज का टाइम हुआ तो उस लड़के ने जिसकी खाला पजेस्ट हो जाया करती थी, उन्होंने उसको फोन किया खाला को। उसने बोला खाला ऐसे ऐसे रात को वाकया हुआ। तो खाला हंस के बोलती हैं तो तुम्हारे दोस्त को बड़ा शौक था ना देखने का, देख लिया उसने? अब ये परेशान, ये उसने बताया उस लड़के को। दूसरे अपने साथी को बोला खाला तो ये बोल रही है कि तुम्हें बड़ा शौक था, तुमसे मिलने के लिए भेज दिया, तो अब क्या परेशानी है, मिल लिया तुम? भाई मैम ये सेकेंड डे मॉर्निंग में घर नहीं गए, इंतजार किया जब तक मैनेजमेंट आ जाए। मेरी 9 बजे से ड्यूटी शुरू होती थी, तो आई वाज कार्गो टर्मिनल मैनेजर। ये 9 बजे जैसे ही अब ऑफ किया ना, ये मेरे कमरे में आए, बोलना सर हमें वहाँ से हटा दें। परेशान घबराए हुए मैंने कि क्या हो गया। इन्होंने पूरा वाकया बताया और मैंने कहा यार कुछ नहीं होता। बोला नहीं सर मुझे कहीं भी ड्यूटी पे लगा दें। तो वो जो इंटीरियर सेंसर था जिसकी खाला पजस थी ना, वो तो उसने तो बोला सर मुझे रहने दे, कोई मसला नहीं, इसको आप कहीं। तो मैंने उसकी ड्यूटी चेंज कर दी। तो एक ये वाकया हुआ। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मुमताज़ साहब, ये तो जो आपने वाकया सुनाया ना, इसमें इंसानी शक्ल में जिन्नात या भूत प्रेत कह लें नज़र आए थे। आपने कौन कौन सी शक्लों में देखा है जिन्नात? देखिए मैम ये जो मखलूक है ना, क्योंकि कुरान शरीफ वाज़ेह जिक्र है इस मखलूक का, और मतलब एक जगह नहीं काफ़ी जगह जिक्र है, तो इनकार तो इनकी मौजूदगी से किया नहीं जा सकता। और ये हर शेप में, लेकिन सुना ये है कि ये जानवरों में बिल्ली, सांप, ये इस शेप में ज़्यादा आते हैं, और ये बेजान चीज़ों में भी आ जाते हैं, लाइक डॉल या कोई और स्टेचू। इसीलिए आपको पता है इस्लाम में जो स्टेचूज़ हैं और तस्वीरें हैं उनको लगाना जो है ना मुमानियत है उसकी। मुमताज़ साहब, यहाँ पर ना आपने डॉल्स की बात की। एक लबूबू डॉल इंटरनेट पर बहुत ट्रेंड कर रही है। पहले उसने बिलियंस का बिजनेस किया और फिर ये बात सामने आ रही है कि लबूबू डॉल कस्ड है। वो कोई आम डॉल नहीं है, एक शैतानी डॉल है। इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? मैंने थोड़ा सा इसके बारे में जो है ना रिसर्च की, और वैसे भी आजकल आपको पता ही है बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल में जो है ना ये एक दज्जाली फ़िरके की एक कॉन्स्पिरेसी है, एक चाल है, और वो हमेशा इस किस्म की चीज़ें जो है ना मार्केट में लाते हैं। ये 2019 में जब कोविड आया ना, उसके बाद वॉलमार्ट या पॉप मार्ट के नाम से एक चाइनीज़ बिजनेसमैन है, जो बिल्कुल छोटा सा बिजनेसमैन था, बहुत ज़्यादा नहीं था, उसने इसको इंट्रोड्यूस कराया कोविड के बाद 2019 या 2020 में, और 5 साल के अरसे के दौरान वो बिलियनर्स बन गया। यानी कि तकरीबन जो पाकिस्तानी रुपीस में उस गुड़िया की सेल है ना, वो 1.5 से 2 अरब रुपए है महीने का। फिर उस पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती रही कि भाई ये सैमसंग के जो कार्टून आया करते थे ये 50 साल पहले, तो उसमें इस गुड़िया की शक्ल दिखाई गई थी। अच्छा जी, और उसमें भी वो फिर ब्लैंक कार्टन में वो पैकेट में जाती है, और उसमें 7-8 तरह के उसके शेप्स हैं, वो शार्प किस्म के उसके टीथ दिखाए गए हैं, और ऐसे वो ओवल टाइप का उसका फेस है, और उसकी आईज और उसके एयर्स जो है ना वो ऐसे खड़े हुए हैं।
तो मुझे तो ये लगता है कि ये कोई दज्जाली फिरका है और ये उनकी एक चाल है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास आगे इसके बारे में सवाल है तो ब्लैक मैजिक भी जब होता है या वैसे भी मैजिक होता है तो आपको पता है ये डॉल्स इस्तेमाल होती है, मैजिक में ये डॉल्स इस्तेमाल होती हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपने 20 कंट्रीज विजिट की हुई हैं, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा हॉरर एक्सपीरियंस हुआ था आपके साथ? हॉरर एक्सपीरियंस हुआ मुझे ऑस्ट्रेलिया में। मेरी बेटी वहाँ रहती है तो मैं 2020 में और 2022 में जो है ना वो वहाँ पर अपने बेटी के पास गया था। तो और रहा भी मैं 1-1 डेढ़ महीना 2-2 महीना रहा। तो आपको पता है इसका मस्कन जो होता है ना जिन्नात का, वो पानी, माउंटेन्स एरिया, पहाड़ी इलाका और जंगलात। अब जब आप जंगलात को काट काट कर और पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर हाउसिंग स्कीम्स बनाते जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो हमारी जगह पे काबिज नहीं हो रहे, हम उनकी जगहों पे काबिज हो रहे हैं जाके। सही। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है ना वो बहुत वाइड किस्म के ना अर्बन फॉरेस्ट है। मतलब अगर आपकी रोड चल रही है जाने वाली और आने वाली, उसके बीच में 80 फीट वाइड जो है ना वो पूरी ग्रीन बेल्ट चल रही है। और 80 फीट वाइड मतलब थ्रू आउट 50-50 किलोमीटर, और वो पूरा अर्बन फॉरेस्ट है। तो जिस वक्त आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपके लेफ्ट और राइट पूरे घने जंगलात चल रहे होते हैं और अंधेरा गुप्त, और वहाँ पर इतना ट्रैफिक नहीं होता। तो मेरा एक्सपीरियंस मतलब ये हुआ कि जब हम रात को नाइट ड्राइव पे जाते थे और वो मेरा सन इन लॉ जो है ना मेरे साथ होता था, तो बहुत दूर दूर तक ड्राइव करते थे। यकीन करें उस अर्बन फॉरेस्ट में से ऐसी ऐसी वाइब्स आती थी और इस तरह के सीन मतलब देखने को बाज़ दफ़ा तो ऐसा लगता था कोई शेडोज़ जो है ना हमारे साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ओके। बाज़ जगह ऐसा लगता था कोई रोड पे सामने से ना जैसे गाड़ी की लाइट पड़ी तो बहुत सारे शेडोज इधर से उधर क्रॉस कर गए रोड को, या लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। अच्छा, जो दूर दूर जो एरियाज थे और उनके घर थे, वो घर भी कुछ अजीब सी वाइब्स क्रिएट करते थे। यह मतलब हमारा वहम था, लेकिन मुझे वहाँ पर जो है ना ज़्यादा महसूस हुआ। 2-3 वीडियोस भी बना के लाया था मैं घरों की ना, और वो मैंने अपने चैनल पर फिर चलाई भी हैं। मुमताज़ साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपके चैनल पर एक आपने स्टोरी अपलोड की थी कि परफ्यूम की शॉप्स पर भी जिन्नात होते हैं, ये क्या मामला है? जी मैम, ये बता रहा हूँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। परफ्यूम शॉप्स पर और मिठाई की दुकानों पर, और ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ तो मेरी वाइफ क्योंकि डॉक्टर है, वो क्लिनिक करती हैं, तो मैं उनको पिक एंड ड्रॉप करता था। तो मैं रात को 11-11:30 बजे वो क्लिनिक से ऑफ करती थी, मैं उनको लेने जाता था। तो वो रास्ते में एक बहुत मशहूर मिठाई की दुकान है, वो पड़ती। मैं अभी आपको परफ्यूम शॉप्स का भी बताता हूँ, पहले मैं ये मिठाई की दुकान का जिक्र। मिठाई की दुकानों पे आप जब जाएंगी ना, आप खुद विजिट करके देख लें, ख़ासतौर पर रात के वक्त 10-11 बजे के बाद कभी कोई बंदा कोई गंदे कपड़ों में आपको वहाँ पर नज़र नहीं आएगा। उनका जो सेल्समैन होगा हमेशा विद बियर्ड, सफ़ेद कपड़ों में कोई बुजुर्ग हस्ती, कोई एज बंदा जो है ना वो काउंटर पर नज़र आएगा रात के 10 बजे के बाद। दिन में बहुत सारे सेल्स मैन होते हैं, वो अपने होते हैं शॉप पे। यानी जिन्नात इंसान की शक्ल में आके मिठाई खाते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उनसे पूछ लिया, खुद पर्सनली जाके पूछ लिया मैंने कि इसका क्या। और 1-2 और भी शॉप पे मैंने विजिट किया तो मैंने उनसे ये सवाल किया। मैंने कहा रात में जब भी मैं आता हूँ तो वो मुस्कुरा के चुप हो गए। उन्होंने बोला नहीं, आपको पता है ना, बस इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। और दूसरी बात ये, लड्डू, इमरती और जलेबी मखसूस किस्म की 2-3 मिठाइयाँ हैं जो उनको पसंद है। और रात को जब 20-20 किलो 25-25 किलो मिठाई ये रखी होती है तो वो सुबह कहाँ चली जाती है, कौन उनको ख़रीद लेता है? ये रात के वक्त आते हैं और ये मिठाइयाँ ख़रीदते हैं। परफ्यूम शॉप की बात आपने की, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं परफ्यूम शॉप का एक आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके ना एक स्टोरी सुनाता हूँ। जी बिल्कुल, शेयर करें। फेडरल एरिया में एक साहब हैं और ये बिल्कुल सच्ची वाक़या है। तो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी थी, 2-3 साल 4 साल शादी को हुए थे। वो एक जगह फैक्ट्री में काम करते थे, कोई लोअर मिडिल क्लास टाइप की फैमिली थी। मैम वो बताते हैं कि कोविड में उसकी जॉब चली गई। वो ऑनर ने बहुत कोशिश की रखने की, लेकिन फाइनली आपको पता है कोविड में बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई। गारमेंट फैक्ट्री थी, बंद हो गई, इसकी जॉब चली गई। अब ये बहुत परेशान, रेंट का मतलब इसका घर था रेंट पर, और जो कुछ पैसा इसके पास था हाथ में
वो बेचारा वो 2-3 महीने खा पी के और घर का रेंट दे के वो भी खत्म हो रहा था। तो इसने ये कहा, इसके दोस्तों ने, कि भाई ये 2 महीने में तुम जो बाकी पैसा है वो भी खा जाओगे, तो तुम कुछ काम शुरू करो ताकि तुम्हारा आमदनी का जरिया बने। अब ये मशवरा इन्होंने किया। इन शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कि उसने एक दोस्त ने कहा तुम ऐसा करो। अच्छा, इसके साथ और ड्रॉबैक हुआ, एक और ड्रॉबैक हुआ। इसकी वाइफ की आईज में इन्फेक्शन हुआ और वो फिर ब्लैक मोतिया क्या कहते हैं वो हो गया, और बेचारी की मतलब आई साइट खत्म हो गई, ब्लाइंड हो गई। ये इसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन इन दोनों मियाँ बीवी की आदत थी, नमाजी ये पक्के थे, पंचगाना नमाजी थे, और वो बंदा भी। अब ये परेशान हो गया जब इसकी वाइफ की मतलब आंखें भी चली गई। तो इसके दोस्त और साथी ने मशवरा दिया कि यार ऐसा करो, मैं तुम्हें शॉप दिला देता हूँ एक, और वो किसी चीज़ की शॉप कर लो। फिर इन्होंने कहा किस चीज़ की शॉप करें, तो उसने मशवरा दिया, देखो इतर और परफ्यूम्स वगैरह जो है ना, ये ख़राब नहीं होते कभी भी। सपोज करो तुम्हारी सेल नहीं होती, 2 साल भी अगर रखे रहेंगे तो ये ख़राब नहीं होते, सेल आउट कर देना, हाँ वापस कर देना। और मैं तुम्हारी ये हेल्प कर सकता हूँ कि मैं क्रेडिट पे तुम्हें परफ्यूम्स और इतर वगैरह जो है ना दिला देता हूँ, और तुम आस्ता आस्ता सेल करके पैसे दे देना, और मैं तुम्हें शॉप में भी लेने में मदद करूँगा, कोई एडवांस वगैरह दे दो थोड़ा सा, और काम शुरू करो। इन शॉर्ट ये कि वो डिसाइड हो गया। इन्होंने मार्केट में दुकान ली, वहाँ पर पहले भी 8-10 दुकानें थी जिसमें से 2-3 परफ्यूम की थी। इसने अपने वो परफ्यूम प्रोडक्ट और इतर वगैरह रख के इसने दुकान शुरू कर दी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। मैम बताता है कि मैं 1 महीने तक उस शॉप पे सुबह जाता था, मगरिब के बाद शॉप बंद करके आता था। पूरे महीने में शायद ही 2-3 कोई ग्राहक जो है ना वो कस्टमर आए होंगे, उन्होंने 1-2 परफ्यूम लिए होंगे। मैं बहुत परेशान। मैंने कहा अब जो मालिक मकान आएगा उसको मैं रेंट कहाँ से दूंगा। और वाइफ की आइज चली गई, नमाज नहीं छोड़ता था, असर ज़ोहर मगरिब सब दुकान पर पढ़ता था, इशा जाके घर पढ़ता था। तो बहुत परेशान था। जब 1 महीना गुजर गया तो वो मालिक मकान ने तकाजा किया, बोला भाई अगर किराया देना है ठीक है, नहीं देना ये लास्ट मंथ है, मेरा घर खाली कर दो। 2-3 महीने का किराया चढ़ गया था। इसने कहा मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं इंशाल्लाह करता हूँ। तकरीबन 1 महीना गुजरा था। ये मगरिब की नमाज पढ़ के उठा, 8 बजे का टाइम था रात को। इसने बोला अब मैं शॉप बंद करके घर जाऊँगा। इतने में एक औरत जो है वो अबाया टाइप का पहने हुए घुसती है। इससे बोला वो परफ्यूम दिखाओ। परफ्यूम वगैरह देखे, इतर वगैरह देखे, 8-10 इतर परफ्यूम कोई डब्बा बना के अच्छे खासे मालियत के पैसों का। उसने बोला ये ले पैसे, और वो लेके चली गई। ये बड़ा खुश हुआ कि भाई चलो आज कोई ऐसा ग्राहक आया। घर जाके फ़ौरन बीवी को बताया कि भाई थोड़ी सी मेरी सेल हो गई है और इंशाल्लाह बेहतर होगा। नेक्स्ट डे फिर वही 8 बजे वो औरत फिर आई। अब ये घबराया। इसने बोला अगर नेक्स्ट डे वही कस्टमर रिपीट हो तो वो अक्सर ऐसा होता है कि जो पहले दिन सामान लेके गया था उसमें से वापस करना होता है, कोई नहीं पसंद आता है। तो उसने इनके आते ही उस औरत को बोला कि अगर आप जो कल परफ्यूम लेके गई हैं वो वापस करना है या चेंज करना है तो मैं कर दूंगा, परेशान नहीं हो आप। बोला नहीं 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 नहीं, हमें कोई चीज़ वापस नहीं करनी, बहुत अच्छी है और आपका इखलाक तो बहुत ही अच्छा है, और आपकी एक आदत नमाज की वो हमें बहुत पसंद आई, आप हमें और परफ्यूम दिखाएं। उसने और जल्दी से परफ्यूम दिखाए, इतर दिखाए। उसने फिर 8-10 लिए, बॉक्स पैक कराया, फिर अच्छे खासे पैसे इसको दिए, उसको वो लेके चले। तीसरे दिन फिर यही हुआ, रिपीट हुआ। तो अब ये खुश। इसने वाइफ से कहा कि मैं जो हूँ वो रेंट मालिक मकान को बोलता हूँ कि चलो 1 महीने का रेंट दे दूँ। इसने मालिक मकान था उसको फ़ोन किया कि मैं बस इस दफ़ा जो है ना आपको कल परसों आपको रेंट दे दूँगा, तकरीबन 1 महीने का दे दूँगा। तो आगे से मालिक मकान बोलता है नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो रेंट भेज दिया सुबह, और आपके भाई आए थे और आपके भाई आए थे 2 महीने का रेंट दे के चले गए, शायद उन्होंने आपको बताया नहीं। अब ये इधर जो है ना बिल्कुल सन्नाटे में आ गया। उसने कहा यार मेरा तो कोई भाई नहीं है इधर, और अगर है भी भाई तो वो दूर है, वो मेरा रेंट क्यों देगा। लेकिन ये चुप हो गया। इसने बोला मैं क्या इसको बोलूँ। इसने बोला अच्छा अच्छा वो ठीक है, मेरी भाई से बात नहीं हुई। बोला बस ठीक है, मुझे 2 महीने का रेंट मिल गया। ये परेशान, बीवी से भी कुछ ना बोले, लेकिन इसको कुछ शक हुआ। ये जब अगले दिन दुकान पे गया शॉप पे, और जब वापस आया तो इसकी बीवी ने बोला कि ये इतनी मिठाई और ये फ्रूट की क्या ज़रूरत थी, अभी कौन सा ऐसी आपके पास आमदनी आ गई है और आपने कोई लाखों रुपए कमा लिए उड़ाना शुरू कर दिए। जी। तो उसने बोला क्या मतलब।
बोलना एक साहब आए थे और वो ये फ्रूट्स का पूरा टोकरा और मिठाई दे के चले गए, और मुझे नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने हाथ से टटोल के देखा तो वो मुझे लगा फ्रूट्स हैं और मिठाई, और मैंने तो मिठाई खाई भी इसमें से थोड़ी सी, वो बड़ी बेहतरीन है। उसने बोला बेगम मैंने तो किसी को नहीं बोला, मैं नहीं जानता कि कौन दे के गया है, चलो दे के गया है तो अब इंशाल्लाह पता चल जाएगा। मैम जब ये अगले दिन शॉप पर गया, वही रूटीन 8 बजे तक इसने मगरिब पढ़ लिया, तो जिस वक्त ये इसने कहा कि अब मैं जो ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाऊंगा, ग्राहक आने शुरू हो गए, और ख़ासतौर पर वो ग्राहक जो रात के 8 बजे के बाद आता है, तो इसने कहा कोई मसला नहीं, मैं ईशा भी दुकान पे पढ़ लेता हूँ। इसने ईशा की नमाज शुरू कर दी। वो औरत घुसी तो इसने जो 4 रकात वगैरह पढ़ के सलाम फेरा, तो उसने देखा वो काउंटर पे खड़ी है, तो ये उठने लगा, तो उसने हाथ से इशारा किया कि नहीं अपनी नमाज मुकम्मल करो, मैं इधर हूँ। इसने जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल की और वापस आया। ये होता है मिठाई की दुकानों में, ज्वेलर शॉप पे मिरर्स बहुत लगे होते हैं। तो 3 दिन तो ये जाहिर सी बात है उसकी बैक होती थी अपने काउंटर से, काउंटर की तरफ मुंह होता था, तो वो इसको देख रहा होता था। उस दिन ये नमाज पढ़ के आया तो ये उसके बराबर से गुजर के काउंटर के अंदर गया, तो इसको अपना चेहरा तो मिरर में नजर आ रहा है, वो औरत खड़ी हुई मिरर में नजर नहीं आ रही। खैर ये परेशान हुआ, लेकिन ये खामोश रहा, इसने कुछ नहीं बोला, लेकिन इसके पसीने जो है ना सर से लेके पैर तक छूट गए। ये खैर चूंकि नमाजी था और 3-4 दिन से औरत को देख रहा था, उससे डील कर रहा था, तो इसने बोला कुछ नहीं। ये जो है ना काउंटर के अंदर आया और फिर इसने थोड़ा सा आई कांटेक्ट किया उससे, क्योंकि उसका यहाँ तक तो वो नकाब लगाती थी, आंखें उसकी खुली होती थी। जब उसने उसकी आइज में देखा तो उसकी पलकें भी नहीं झपक रही थी। इसको यकीन हो गया। इससे पहले कि ये कुछ बोलता, वो औरत इससे बोलती है, आप जो समझ रहे हैं ना वो सही है, माइंड रीड कर लिया था उसने। हाँ, डरिए मत, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम आपके इखलाक से और आपकी नमाज की इस आदत से ना बहुत खुश हुए हैं। आपके घर पे जो मालिक मकान को जो रेंट पहुंचाया है वो हमने पहुंचाया है, आपके घर पे जो फ्रूट्स और मिठाई डिलीवर की है वो हमने की है, और आइंदा भी आपकी मदद करते रहेंगे, बस आप खामोश रहें। ये परेशान। उसने फिर 8-10 परफ्यूम लिए, इतर लिए, बॉक्स पैक कराया, पैसे दिए। अब इसके तो हाथ पैर कप आ रहे हैं। उसने बोला रुक जाए 1 मिनट, एक और चीज़ जिसकी वजह से आप बेइंतहा परेशान हैं, वो क्या? वो है आपकी वाइफ की ब्लाइंडनेस। अपना बैग खोला और एक सुरमेदानी, मतलब सुरमा था उस बॉटल में, वो छोटी सी निकाल के उसको दी। बोला आज आप घर जाएं, बिस्मिल्लाह करके अपनी वाइफ की आंखों में ये सुरमा लगाएं और 3 दिन तक ये लगाते रहें रात को, इंशाल्लाह अल्लाह शिफा देगा। अल्लाह हाफिज करके शॉप से निकल गई। ये तो परेशान और खुश भी अंदर से। एक हाथ में सुरमे की बॉटल पकड़े हुए उसने जल्दी से शटर बटर बंद किया, भागा घर भागा। बीवी भी देख तो सकती नहीं थी, लेकिन बोला इधर आए बेगम। आंखें खोले और बिस्मिल्लाह पढ़ी और उसने वो सुरमा उसकी आंखों में लगा दिया। अरे ये क्या लगा रहे हैं, सुरमा किसने दे दिया? उसने बस खामोश रहो और लगाओ। 3 दिन तक ये अमल चलता रहा। वो रात को दुकान से आता था, सुरमा लगाता था। मैम बताता है कि 3 दिन बाद जब सुबह बेगम उठी मेरी, तो आंखें मल के कह रही है खुश हो के ना कि मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दुपट्टा पड़ा हुआ है मेरी नज़रों के सामने, लेकिन मुझे नजर आ रहा है, ब्लर हो रही है लेकिन नजर आ रहा है। उसने बोला इंशाल्लाह तुम 2-4 दिन में आप देखना बिल्कुल साफ देखोगी। और ऐसा ही हुआ, 2-4 दिन में वो साफ देखने लगा। वो मार्केट में जो परफ्यूम शॉप थी, वो जो पहले वाली शॉप्स थी, वो सब ठप हो गई। इसकी शॉप टॉप पे चली गई, बेहतरीन किस्म का बिजनेस। 2024 में वो बोलता है कि मैंने 4 साल के अरसे के दौरान वो जो दुकान रेंट पे थी वो परचेज कर ली। अनबिलीवेबल। वो जो घर रेंट पर था, मैंने मालिक मकान को उसकी कीमत से ज़्यादा पैसे देके वो परचेज कर लिया, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा
मतलब लकी था। सूटेबल साबित, हाँ बिजनेस चल गया। तो ये एक परफ्यूम शॉप का वाकया था जो। अरे ये बड़ा ना शॉकिंग वाकया आपने सुनाया है, क्योंकि इसमें ना जिन्नात बहुत ज़्यादा मदद कर रहे थे। जो ज़्यादा वाकयात आप सुनते हो उसमें क्या जिन्नात मदद करते हैं, जिन्नात शरारतें करते हैं, नुकसानात पहुंचाते हैं? रहमानियत और शैतानियत के फितरत के लोग हैं ना, इसी तरीके से जन्नात में भी रहमानियत और शैतानियत के लोग हैं फितरत के, क्योंकि इंसान की मखलूक है। और जिस तरीके से हमें रिस्ट्रिक्ट किया गया है ना कुछ चीज़ों के लिए, इसी तरीके से जन्नात को भी अल्लाह ताला ने रिस्ट्रिक्ट किया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आदम अलैहिस्सलाम के बाद, आपको पता है इस मखलूक के से पहले वो खिन थे, मिन थे, फिर ये जिन आए, वो बहुत ज़्यादा शरारतें करते थे, अल्लाह की नाफरमानी करते थे, तो जन्नात को भेजा गया। जन्नात ने उनको मार के ख़त्म किया। अब वो पता नहीं किसी दूसरे सैयारे पे चले गए, व्हाटएवर इट इज़। फिर जन्नात आ गए, और फिर जन्नात के बाद इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए। आदम अलैहिस्सलाम से पहले अब दूसरी मखलूक़ात मौजूद थी, यानी कि जन्नात जो है इंसान से पहले मौजूद थे दुनिया में। और देखें जिस जिस तरह से भी आयत नाजिल हुई है ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी कि जिन्नात का जिक्र पहले, इंसान का बाद में। तो जिन्नात इंसान से पहले थे, तो उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि भाई आप इंसानों को तंग नहीं करेंगे, आप उनके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, जिस तरीके से हमें रिस्ट्रिक्ट किया गया है। शैतानियत से दूर रहने को कहा गया है, रहमानियत के करीब आने को कहा गया है। लेकिन उसमें भी क्योंकि शरीफ जन्नात भी हैं, शरारती जन्नात भी हैं, कुछ जन्नात जो है ना वो ये जो मौक्कल होते हैं उनके ज़ेर असर आके उनसे एक एग्रीमेंट सा कर लेते हैं, और फिर वो लोग, जैसे ब्लैक मैजिक में होता है, ब्लैक मैजिक में यही होता है ना कि मौक्कल जो है ना काबू किए हुए होते हैं, वो एक एग्रीमेंट करके उसको बोलते हैं कि भाई फला शख्स को जाके ये नुकसान पहुंचाना है, उसके अवज़ वो भी उससे काम लेते हैं। ये एक मतलब रेसिप्रोकल बेसिस का एक एग्रीमेंट होता है। ब्लैक मैजिक भी कहते हैं जिन्नात के थ्रू होता है। ब्लैक मैजिक के कैसे कैसे केसेस आपके सामने आए? ब्लैक मैजिक के बहुत सारे वाक़यात जो है वो कॉलर्स ने हमारे साथ आके शेयर किए हैं, और ये वाकई बेइंतहा गंदा अमल है। गंदगी से ही शुरू होता है, गंदगी पे ही ख़त्म होता है, और इसका करने वाला, इसकी बख्शिश नहीं है, यकीन करो। बेइंतहा नापसंदीदा अमल है ये। जो ब्लैक मैजिक करता है उसकी बख्शिश ही नहीं है, उसके ऊपर जन्नत हराम है, क्योंकि ये गंदगी से शुरू होता है, और गंदगी पे। और ये आपका जो सवाल है ना वो ये है कि जो लोग मौक्कल रखते हैं ना, तो मौक्कल एक्चुअली जिन होता है, वो उनको काबू करके फिर उनसे ये काम लेते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं कि भाई तुम हमारा ये काम करो, उसके अवज़ हम तुम्हारा ये काम करेंगे। तो जिन्नात भी उससे काम ले रहे होते हैं जिसके वो मौक्कल होते हैं, और फिर वो जिन्नात जो हैं वो गंदे अमल में उस ब्लैक मैजिक करते हैं, और उनके उसको जाके नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि उसके जिस्म के अंदर तक उतार देते हैं चीज़ें। क्या मतलब इसकी डिटेल है, मेरे ख्याल से इसकी डिटेल में ना जाएं तो बेहतर है। ये बहुत ही गंदा अमल है, लेकिन होता है, इस दुनिया में होता है। तो ये कहा जा रहा है कि ब्लैक मैजिक बहुत आम और बहुत आसान होता जा रहा है। अभी रिसेंटली कोई आपने दिल दहला देने वाला ब्लैक मैजिक का केस सुना है? एक कॉलर आए थे, उन्होंने बताया था, लेकिन मैंने उनकी बात पे ना पूरा यकीन नहीं किया। आते हैं लोग कॉलर्स और अपने ब्लैक मैजिक के हवाले से बताते हैं, लेकिन मैंने उन पे मतलब सब पे यकीन नहीं होता। लेकिन एक आध पे मेरा यकीन हुआ है। मैं अब जिस जगह रह रहा हूँ उससे पहले मैं एक अपार्टमेंट में रहा करता था, और वो अपार्टमेंट भी मेन राशिद निनास रोड पर है। मतलब अगर आपने कराची का थोड़ा सा जोग्राफिया से वाकिफ हो तो बिल्कुल मेन राशिद निनास रोड पे है। तो मेरे तकरीबन सामने वाले फ्लैट के बराबर वाले फ्लैट में, ऐसा मेरे फ्लैट है सामने, उसके बराबर वाले फ्लैट एक फैमिली रहती थी। उसकी जो वालदा थी ना, वो इस काम में इन्वॉल्व थी। इतने गंदे उनके घर के मतलब माहौल था। 2 बच्चे उनके एबनॉर्मल थे, बिल्कुल पागल जिसको कहेंगे। 2 बच्चे हाफ 50-50%। तो उनके सामने जो बिल्कुल फ्लैट था, तो वो उनके गेट आमने सामने थे। मतलब अगर इसका गेट खुला हुआ है और इत्तेफाक से उनका गेट भी खुल जाए तो वो थ्रू आपस में एक दूसरे को देख सकते थे। वो बताते हैं कि ये औरत जो है ना, ड्रेसलेस पूरी अपने घर में घूमती थी, और जिस वक्त वो उनके एक्टिविटीज भी ऐसी थी कि फिर मैंने खुद भी अंदाजा लगाया
जिस वक्त वो घर छोड़ के गए हैं तो उसको, घर को जिसने परचेज किया उस फ्लैट को, उसने वहां की सफाई कराई और फिर उसने जो सामान वहां से रिकवर किया और निकाला ना मैम, वो देखने वाला था। गंदे किस्म के कपड़े, गंदे किस्म की वो मतलब डॉल्स जिसमें ये सुइयां टाइप की होती है ना वो, और एक ऐसी स्मेल थी कि जिस वक्त उन्होंने उनके घर के मतलब रूम्स के दरवाजे खोले हैं ना, और जो विंडो, वो तो अंदर जो अलमारियां शलमारियां थी और जो वॉशरूम थे उनके दरवाजे खोले सफाई करने के लिए, तो पूरा कॉरिडोर, पूरा जो फ्लोर था ना, उन्होंने अपने नाकों पे हाथ रखे हुए थे और वो बोल रहे थे क्या हो क्या गया ये, जो लोग सफाई कर रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा। और फिर उन्होंने बताया कि ये जो औरत थी ये ब्लैक मैजिक किया करती थी मैम, उसकी डेथ हुई, 15 दिन बाद उसके एक बेटे की डेथ हुई, उसके 1 महीने बाद उसकी एक बेटी की डेथ हुई, उसके 1 महीने बाद उसके शौहर की डेथ हुई, और एक बेटा जो मतलब 50% समझ लें सही था, 50%, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हुई। वो मतलब सबने देखी, रोड क्रॉस करते हुए उसको गाड़ी ने मारा, वो मर गया। और अल्लाह माफ करे, डेथ के बाद जो उनकी शक्लें थी ना, मैं कहता हूं मतलब आप देखें ना तो आप देख ही नहीं सकती थी, नजर नहीं उस पे जा रही थी मैयत पे। मतलब अगर नजर डालें तो फौरन दिल करता था अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लें। बिल्कुल, अल्लाह जो ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व होते हैं और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। अभी हमने जिन्नात की बात की, ब्लैक मैजिक की भी आपने हमें कुछ डिटेल्स बताई। मुझे ये बताइएगा, कभी किसी ऐसे इंसान से आपका वास्ता पड़ा है जिस पर जिन्नात का साया हो या हो चुका हो? ऐसे 2-3 लोगों से वास्ता पड़ा मेरा। एक मैं वाकया बताऊं अपनी यंग एज का। मैं मेरे ख्याल से हार्डली 22-25-24 साल का होऊंगा, यही मेरी एज होगी उस वक्त। तो मुझसे मेरे नेबर थे तो, और वो बिल्कुल यानी कि मुझसे वो बंदा लड़का जो था वो 4 साल 5 साल मेरे छोटे भाई की एज का था, 4-5 साल छोटा होगा। वो पजेस्ड हो गया था। वो शाबान की जो होती है ना रात, 14वीं 15वीं शब, उसमें कब्रिस्तान लोग जाते हैं, वहां वो कब्रिस्तान गया था और वहां से वो कोई नापाकी छापाकी की हालत में गया होगा, वहां से वो पजेस्ड हो गया। यकीन करें मैं 1 हफ्ते तक तो मतलब यही नहीं पता चला ना कि उसको हुआ क्या। उसके घर वाले परेशान, उसके भी 3-4 भाई थे, वालदा थी। वो अपने बेड से पूरा का पूरा स्ट्रेट ऐसे उठ के ना हवा में फ्लोट करता था और बाकायदा जैसे स्टैंड स्टिल की पोजीशन में ना 1 मिनट के लिए वो फ्लोट करते करते ऊपर ही रुक जाता था और उसके फिर वो नीचे बेड पे जोर से गिरता था जैसे ऊपर से किसी ने छोड़ दिया हो। तो जाहिर सी बात है कभी सर उसका बेचारे का लगता था बेड पे, कभी टांग उसकी लगती थी, नील पड़ गए थे, बुरी हालत हो गई थी। सारे हॉस्पिटल में उसको इलाज के लिए गए। तो 7 डे हॉस्पिटल है, बहुत मशहूर क्रिश्चियंस की हॉस्पिटल है बंदर रोड पर, 7 डे। और 7 डे उसका नाम इसलिए रखा है कि वो जिस भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं ना वो 7 डे से ज्यादा नहीं करते। 7वें दिन वो पेशेंट को ठीक करके रिलीज करके भेज देते हैं, या वो अपने हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई कहीं और ले जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। 7 डे में वो पेशेंट को रिलीज कर देते हैं अपने हॉस्पिटल से। वहां पे बेचारा 7 दिन रहा। उन्होंने कहा कि भाई किसी पादरी के पास ले जाओ, किसी मौलवी के पास ले जाओ, ये इसका कोई जहनी मरीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका, फिजिकल साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने मुझसे कहा, उनके भी भाई थे, वो भी जवान थे, कि आप बताओ। तो आगरा ताज कॉलोनी कराची, अगर आपने नाम सुना, वहां पर एक पानी वाले बाबा हुआ करते थे। अब उनकी डेथ हो गई, अब उनके बच्चे कर रहे होंगे। तो किसी ने उनको बताया कि भाई वो जो है ना फी सबीलिल्लाह वो इसका इलाज करते हैं और पोजीशन खत्म करते हैं। रवि भाई यकीन करें, उन्होंने कहा कि आप चलें। हालांकि उनके बड़े भाई भी थे, उन्होंने कहा आप मेरे साथ चलें। उनके 2 भाई, एक भाभी और एक मैं, उसको लेके टैक्सी करके गए आगरा ताज कॉलोनी। अब जब आगरा ताज कॉलोनी पहुंचे तो उस घर की हालत यह थी कि वो 10 बाय 10 या 12 बाय 12 का एक कमरा था, छोटा था। वो जो पानी वाले बाबा थे वो एक कोने में फर्श से ऊपर थोड़ा सा एक स्टूल टाइप का था, उस पर बैठा हुआ था, लेकिन बहुत ऊंचा स्टूल नहीं था, एक मतलब फर्श से कोई 1 फीट ऊपर होगा, उस पर बैठे हुए थे। और बाकी पूरे कमरे में सारे पजेस्ड लड़के लड़कियां
और उनके साथ एक अटेंडेंट और बाकी अटेंडेंट बाहर खड़े हुए थे। एक को इजाजत थी उसके साथ, क्योंकि उतनी जगह ही नहीं थी। फिर वो कमरे में से निकलते जाते थे और दूसरे लोग एंटर होते जाते थे। और वो अब एक जवान लड़की थी, यकीन करें, वो जहां से ऐसे सर से उसको पकड़ते थे, एक तरीका कार होता था, उनका सर पे हाथ रख के कुछ पढ़ते थे और वो तड़पना शुरू होती थी। जो भी पजेस्ट होता था, लड़का लड़की जो भी, यहां से पकड़, और वो इतना उछल रही, पकड़ो। तो मैं उसके साथ बैठा हुआ था और वो लड़की ऐसे उल्टी लेटी हुई है, उन्होंने सर पे ऐसे तरह हाथ रखा और पढ़ रहे। और लड़की में ऐसी जान जैसे 5-6 कोई पहलवान भी उसको नहीं काबू कर सके। तो वो बाबा साहब बोलते हैं पकड़ो इसको। अब मैं ये घबराऊं, मैं ये जवान लड़की है, इसका कोई अटेंडेंट हो, बाप हो, भाई हो, वो पकड़े, मैं क्यों पकड़ूं? मैं थोड़ा सा रुक गया। वो बाबा बोले बैठो इसके पैरों पे। तो घुटनों में जो ना, ऐसी बात है, अगर कोई बंदा उल्टा लेटा हो और आप उसके नीज के ऊपर बैठ जाए ना, तो फिर वो बंदा थोड़ा सा काबू आ जाता है। मैं नीज के ऊपर उसके बैठा, उसको फोर्स लगा के, और उसने जो है ना अपने पैरों से मुझे 3 फीट 2 फीट ऊपर उठा लिया। कोई हार्डली 10-12 साल की बच्ची थी। फिर उस पे से उतरा, और बहन जिस वक्त वो उतरता था ना, यकीन करें, अच्छा वो बोलते थे दरवाजे के सामने कोई ना खड़ा हो, दरवाजा छोड़ के। लिटरली ऐसा लगता था जैसे स्मोक जो है ना, वो कोई सिगरेट का वो दरवाजे से बाहर जा रहा है। खैर इन शॉर्ट ये कि फिर हमारे मरीज की बारी आई, हमने उसको लिटाया, उसका भी फिर उतारा, पानी शानी दिया उन्होंने, और वो उसकी पोजीशन पर उसके 1 हफ्ते तक बिल्कुल वो लड़का जो है ना नॉर्मल हो गया। आज भी माशाल्लाह से बूढ़ा हो रहा है, वो ओल्ड एज का हो गया है। तो मुझे याद है कि मैंने किया, और भी बहुत सारे पोजीशंस मैंने देखी हैं, होती हुई भी देखी हैं। पोजेस लोगों के वाकयात, ब्लैक मैजिक के वाकयात और एयरपोर्ट की हॉरर स्टोरीज जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, लास्ट पर भी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर हमने आपसे ये जानना हो कि PIA की सबसे हॉन्टेड स्टोरी आपकी नज़र में कौन सी है, तो कौन सी सुनाएंगे लास्ट पर हमें? PIA की तो हॉन्टेड स्टोरी नहीं होगी, हाँ एयरपोर्ट की होगी। तो एयरपोर्ट की तो एक मैंने आपको ये बता दी, और एक वो उसका कार्गो का किस्सा बता दिया। एक मैं चले आपको और बता देता हूँ। गुलिस्तान जौहर से ASF का गेट बना है, जो कराची में लोग रहते हैं वो उनको जानते हैं। पहले जो है ना वहाँ पर पूरा एक कीकर का जंगल होता था, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। एक जंगल था मॉडर्न कॉलोनी की तरफ और एक जंगल था गुलिस्तान जौहर की तरफ। कोई आबादी नहीं थी दूर दूर तक। गुलिस्तान जौहर पूरा का पूरा जंगल था कीकर का, और बहुत बड़े बड़े सांप और ये गो और रेप्टाइल इस तरह के होते। और ये जो फेंसिंग लगी हुई अब आप देख रही हैं ना, ये पहले फेंसिंग ऐसे नहीं थी, टूटी टाटी, कहीं से बच्चे क्रिकेट खेलते थे, बॉल अंदर चली जाती थी, रनवे की साइड से जाके उठा के ले आते थे, ऐसे ही चलता था काम। और ये भी 80s की बात है। तो उस वक्त ASF की पोस्ट नहीं हुआ करती थी। जो सिक्योरिटी पोस्ट होती थी वहाँ पर PIA का एक सिक्योरिटी गार्ड होता था जो आर्मलेस होता था, कोई उसके पास हथियार नहीं होता था। एक चौकी, 4x6 का कमरा, उसमें एक टेबल रखी है, फ़ोन रखा है, एक टॉर्च उसके पास है, एक विसिल उसके पास है, दैट्स ऑल, और आर्मलेस। तो इस वक्त जब आप ASF गेट से जाएंगे PIA की एयरपोर्ट की तरफ, तो वो चौकी अभी भी मौजूद है, वो कमरा अभी भी मौजूद है। ओके। लेकिन अब को सिविल एविएशन ने अपने काबू में कर लिया है, और सिविल एविएशन का जो निशान है ना, रेड और वाइट स्क्वायर बना देते हैं वो, तो वो इस तरह का पेंट हुआ हुआ इसके ऊपर। खैर वो उस पर ड्यूटी कर रहा था। हर 2 घंटे बाद एक सिक्योरिटी अफसर आता था, घूम अंधेरा होता था, वो विसिल बजाता था, ये यहाँ से विसिल बजा के इस बात को इंश्योर करता था कि मैं जाग रहा हूँ। एक तरीक़ाकार होता है सिक्योरिटी का, चौकीदारी निज़ाम का। और 2 दफ़ा वो उसको चाय पहुँचा देते थे। रात को 1 दफ़ा चाय दे गए, फिर सुबह फजर के टाइम चाय और बिस्किट दे गए। ये मतलब क्योंकि वो अपनी पोस्ट छोड़ के नहीं जा सकता था, और कैंटीन भी बड़ी दूर थी। तो 10 बजे इन्होंने चक्कर लगाया, नॉर्मली बिल्कुल ठीक था, इसने विजिल बजाई, सब होशियार जाग रहे हैं भाई, ठीक है चले गए। 12 और 1 के दरमियान ये सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि मुझे कुछ झाड़ियों में हलचल सी हुई। मैंने ऐसे, अब वो पोस्ट के अंदर एक खिड़की थी छोटी सी और एक तरफ दरवाज़ा था,
एक दीवार में खिड़की थी, एक दीवार में दरवाजा था, छोटा था बिल्कुल। तो मैंने खिड़की में से देखा तो मुझे झाड़ियाँ हिलती हुई नजर आई ना कुछ। मैं समझा कोई जानवर होगा, कुत्ता या कोई। उसके बाद वो साउंड जो है ना बढ़ती गई, झाड़ियों की, जैसे कोई चल रहा हो। जब मैंने गौर किया तो एक मुझे हेवला सा नजर आया। फिर जब जरा और करीब आया और जो पोस्ट पे एक छोटा सा बल्ब जल रहा था बाहर, उसकी लाइट उस तक पहुंची तो मैं क्या देखता हूं कि वो एक औरत है। मतलब वो हेवला जो है एक औरत का है, मर्द का नहीं है, औरत का है। और ज़रा जब वो करीब आई और लाइट उसमें पड़ी तो वो ये नज़र आया कि वो औरत है और वो दुल्हन के से रूप कपड़े पहने हुए, या मतलब कोई अच्छे कपड़े पहने हुए, नॉर्मल कपड़े नहीं पहने, बल्कि वो एक मतलब जैसे फंक्शन के कपड़े होते हैं, पार्टी ड्रेसिंग होती है, इस टाइप के रेड कलर के पहने हुए। अब मतलब ये जो है सिक्योरिटी गार्ड जो है ना थोड़ा सा परेशान हो गया। उसने बोला यार रात के 1 बजे, दूर दूर तक जंगल है, कोई आबादी नहीं, कोई घर नहीं, ये लड़की औरत साथ यहाँ पर क्या कर रही है। ये सोच ही रहा है तो वो थोड़े से फासले पे था, 10-20 मीटर के फासले पे थी। वो चलती हुई आगे खिड़की में आ गई इसका। ये तो परेशान हो गया। उसने बोला आप कहाँ से आई हो, कौन हो। मुस्कुराती है, बोला आपसे मिलने आए। अरे भाई, इसने बोला मुझसे मिलने, कौन हो क्या। ये तो परेशान हो गया। बस ये बात कर ही रहा था तो वो खिड़की की तरफ से गुजर के और ऐसे दरवाजे की तरफ आ गई। तो इसने सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि ये तो दरवाजे से अंदर आ जाएगी, तो ये खुद उठ के दरवाजे की तरफ चला गया। तो जैसे ही दरवाजे की तरफ गया तो इसके जहन में क्योंकि था ना कि ये कोई चुड़ैल होती है तो इसके पैर वगैरह पीछे की तरफ होते हैं, तो इसने पैरों की तरफ उसके नज़र डाली। तो जैसे ही उसने पैरों की तरफ नज़र डाली तो उस औरत ने इसके कंधे पे हाथ रखा और शोल्डर पे हाथ रख के बोलती है कि हम आपसे मिलने आए, आप हमारे चेहरे की तरफ देखें, पैरों की तरफ क्या देख रहे हैं। उसका ये कहना था कि ये जो है ना वो फेंट होके नीचे गिर गया। बोला उसके बाद नहीं। अब ये कितनी देर वहां पड़ा रहा और क्या इसकी हालत थी कुछ नहीं पता। जब वो सिक्योरिटी ऑफिसर का विजिट हुआ, राउंड हुआ, एक जो होता था हर 2 घंटे बाद, तो उन्होंने विसिल दी, इसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने ज़रा टॉर्च डाली तो देखा गार्ड साहब जो है टांगे सिक्योरिटी पोस्ट से बाहर हैं, सर अंदर है और सीढ़ियों पर गिरे हुए पड़े। उन्होंने कहा इसको क्या हो गया। फौरन गाड़ी लेके आए, गाड़ी में देखा तो वो बेहोश पड़ा हुआ था। परेशान हो गए, उठाया इन्होंने, बोला पता नहीं शुगर डाउन हो गई, ब्लड प्रेशर शूट कर गया, हार्ट अटैक हुआ क्या इसको। उठा के उन्होंने गाड़ी में डाला, रश करते हुए PIA की जो डिस्पेंसरी थी एयरपोर्ट, जो 24 घंटे खुली रहती थी, वहां लेके उसको जाके फर्स्ट एड वगैरह दी। तो आधे घंटे तक तो वो होश में ही नहीं था। जब वो आधे 1 घंटे बाद होश में आया तो वो आंखें उसकी चढ़ी हुई हैं, बात उससे की नहीं जा रही। अब उसके सिक्योरिटी अफसर बोला क्या हुआ तुम्हें, हार्ट अटैक है, क्या मसला है। डॉक्टर ने बताया कि भाई ये तो वो जैसे हो जाता है ना, क्या कहना चाहिए उसको, शॉक में आ गया, या मतलब ये है कि इसकी पल्स वगैरह डाउन हो गई थी, BP बिल्कुल डाउन हो गया था, जिसकी वजह से ये फेंट हो गया, इस टाइप की। अब बेहतर है, उन्होंने ड्रिप शिप लगा दी। जब 2 घंटे बाद सोफे पे लिटा दिया उसको, ये होश में जब आया तो उससे पूछा, बोला यार हुआ क्या था। फिर इसने ये सारा वाकया बताया। तो उसके बाद हमारे GM सिक्योरिटी ने ये ऑर्डर कर दिए थे कि उस पोस्ट पे 1 गार्ड कभी नहीं होगा, 2 गार्ड होंगे। और उसके बाद फिर वो 2 गार्ड होने लगे और फिर ज़माना चेंज हो गया। तो अब तो ASF का अब मतलब विद आर्म गार्ड होता है, वो सफाई कर दी गई। गुलिस्तान जौहर पूरा आबाद हो गया, लाइटें सब। तो अब वो कैफियत नहीं है, लेकिन पहले ये क्योंकि जंगल होता था दोनों तरफ से, तो इस किस्म के वाक़यात बहुत पेश आते थे। बिल्कुल ठीक हो गया मुमताज़ साहब, आपने आज के हॉरर पॉडकास्ट में ना स्पाइन चिलिंग, अपने पैरानॉर्मल एयरपोर्ट के एक्सपीरियंसेस, लोगों ने जो आपके साथ एक्सपीरियंसेस किए वो आपने शेयर किए, ब्लैक मैजिक के कुछ केसेस शेयर किए हमारे साथ, फिर लबूबू डॉल पर आपने हमारे साथ बात की। बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज के एपिसोड में हमने PIA में 40 साल तक कार्गो टर्मिनल ऑफिसर के तौर पर काम करने वाले मुमताज़ आलम से एयरपोर्ट की रियल लाइफ हॉन्टेड स्टोरीज जानी। आप नेक्स्ट एपिसोड किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड।